जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है आपका ये लेक्चरर एजुकेशन का पेपर हो या एचएम का पेपर हो, उसमें ये समटाइम्स इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार दो, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें कोई ज़्यादा इसका शौकीन हो तो वो तीन, मैक्सिमम तीन क्वेश्चंस दे देता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप महदूद सा डाटा है, वो कुछ वन लाइनर क्रक्स पे मौजूद हैं, कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो मौजूद हैं क्वालिफाई पे। आपके पास क्रक्स भी होगी, जो लोग भी ये लेक्चरर एजुकेशन या हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्रक्स ऑफ एजुकेशन भी होती है और क्वालिफाई गाइड भी होती है। तो कुछ उसमें से तैयार कर लें, कुछ क्वालिफाई में से पढ़ लें, और कुछ इस लेक्चर को देख लें, तो इंशाल्लाह आपका आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला जो है पोर्शन वो कवर हो जाएगा। असल में ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, और ज़्यादातर बुक्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ ही आता है, इसको अलग से नहीं भी किया जाता, अलग से नहीं भी लिखा जाता। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। गाइडेंस क्या है? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि गाइडेंस क्या है आम अल्फाज में? ये इसको छोड़ के, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको छोड़ के। जी। और कोई? ठीक है, हेल्प आउट करना। और कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है? जी जी जी। नहीं, मैं काउंसलिंग का भी नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइडेंस क्या होती है। जी। ये गाइडेंस और काउंसलिंग ये लिखा हुआ है, आप देखें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ट्विन concepts and have emerged as essential elements of everyday educational activity। यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो हैं ये एजुकेशन की फील्ड में ख़ास तौर पर बहुत नुमायाँ हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स। ये यानी हम, आप इसको कह लें कि हम मानी अल्फाज नहीं हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और चीज़ है। बेशक काउंसलिंग जो है वो इसका पार्ट है गाइडेंस का, लेकिन काउंसलिंग थोड़ी सी गाइडेंस से डिफरेंट है, यानी पार्ट ऑफ गाइडेंस है। गाइडेंस क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज टू शो पाथ, टू डायरेक्ट। यानी लिटरल मीनिंग इसका ये है कि आप रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हेल्प इज गिवन बाय मोर एक्सपीरियंस टू लेस एक्सपीरियंस पर्सन इज कॉल्ड गाइडेंस। यानी एक बंदा जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा समझता है, जो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो गाइड करता है अपने से कम एक्सपीरियंस वाले को। हमारे जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें आप ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल होता है, या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। जो स्टूडेंट है वो कम एक्सपीरियंस्ड होता है, तो टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को एक पाथ की तरफ, एक रास्ते की तरफ। तो इसको ये एक दो मरतबा क्वेश्चन आया आया है कि हु इज़ द फादर ऑफ गाइडेंस, तो वो फ्रैंक पार्सन्स। ये आप याद रखेंगे, फादर ऑफ गाइडेंस का नाम है फ्रैंक पार्सन्स। गाइडेंस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू इंडिकेट, पॉइंट आउट, शो द वे, लीड आउट एंड डायरेक्ट। जब हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से, तो गाइडेंस ये है कि आप इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करके बताते हैं कि ऐसे ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपने जाना है, इस डायरेक्शन में समझना है। एक रास्ता दिखाते हैं, रहनुमाई करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। असल में ये जो गाइडेंस और काउंसलिंग है ना, इन दोनों का मकसद होता है प्रॉब्लम का सलूशन। दोनों, गाइडेंस भी जो है वो भी स्टूडेंट्स के, जब हम, ये मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक्स के हवाले से, कि जो स्कूल सिचुएशन है या जो एकेडमिक सिचुएशन है, उसमें बच्चों के मसाइल हल करना। अब वो मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसाइल आम तौर पर जो बच्चों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं,
उनके लिए ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद बच्चों को जो उनके की करियर काउंसलिंग होती है उसके लिए ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग ज़रूरी होती है। यानी एकेडमिक्स में बच्चों को हर हवाले से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम देखें तो हर इंसान को पूरी उम्र गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप लाइफ में देखें, हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं, पूछते हैं कि वो वाला वार्ड किधर है, किसी वार्ड में जाना है तो हमें गाइड किया जाता है कि वो वाला वार्ड उधर है। हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पूछते हैं कि सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट किधर है, हमें उसकी तरफ गाइड किया जाता है। हम कोई बीमार है तो पूछते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो कोई जो हमसे ज़्यादा इस चीज़ को समझता है जो या जिसका तजर्बा हमसे ज़्यादा है वो हमें बताता है कि ये वाला डॉक्टर अच्छा है, आप इसको कंसल्ट करें। अब ये जो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ में गाइडेंस हमेशा थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। गाइडेंस के बगैर बंदा नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को कवर करता है। ये प्रैक्टिकली गाइडेंस जो है ना, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को कवर करती है। अच्छा, guidance is a means of helping individuals to understand and use wisely the educational, vocational, and personal opportunities they have or can develop and as a form of systematic assistance. जी, गाइडेंस एक ज़रिया है लोगों की मदद करने का कि वो समझें और इस्तेमाल करें। एजुकेशनल के हवाले से एजुकेशनल सिचुएशंस में उन गाइड करना, एजुकेशनल सिचुएशंस में समझाना कि कैसे आप जो है किस तरह से मेहनत करेंगे। फ़र्ज़ कर लें आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, ये भी एक किस्म की एजुकेशनल गाइडेंस है। आप एक बच्चे के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर टैलेंट है, आप उसको कहेंगे कि तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक किस्म की एजुकेशनल गाइडेंस है। आप एक बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है तो तुम्हें पेंटिंग के बारे में मज़ीद एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। ये भी एजुकेशनल गाइडेंस है। एक बच्चा जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, उसका यानी फ़िज़ीक भी अच्छी है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो आप उसको उसकी फ़िज़ीक के मुताबिक, उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक मशवरा देंगे कि आपको ये वाली फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह ये सारी एजुकेशनल गाइडेंस की एग्जांपल्स हैं। वोकेशनल गाइडेंस जो है ये आगे हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस भी आ रही हैं, वैसे तो उनमें भी मैं आपको ये बताता हूँ, लेकिन वोकेशनल गाइडेंस ये होती है कि पेशे के बारे में बच्चे को गाइड करना कि उसको कौन सा करियर लेना चाहिए, कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहिए। अब वो ये दो चीज़ों पे इसकी बुनियाद होती है। एक तो होती है जॉब एनालिसिस, यानी उस बंदे के पास एनालिटिकल नॉलेज हो मुख्तलिफ शोबों के बारे में, मुख्तलिफ पेशों के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। पहली बात तो ये है। टीचर जब बच्चे को गाइड कर रहा है तो उसको पता हो कि मैं अगर बच्चे को ये कह रहा हूँ कि तुम मेडिकल फील्ड में जाओ, तो उसे पता हो कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है, मेडिकल फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, ये सारी बातें उस टीचर को पता होनी चाहिए जो गाइड कर रहा है। दूसरा होता है एप्टीट्यूड एनालिसिस, यानी बच्चे को टीचर को बच्चे का एप्टीट्यूड भी देखना चाहिए कि बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है, या बच्चे का रुझान इस मेडिकल फील्ड की तरफ है, या बच्चा किसी और चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। एप्टीट्यूड, या इस फील्ड में बच्चा आगे जाके कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड क्योंकि फ्यूचर के लिए होता है ना, तो फ्यूचर में जाके ये एप्टीट्यूड एनालिसिस करना चाहिए, जॉब एनालिसिस करना चाहिए, और फिर वोकेशनल गाइडेंस देनी चाहिए, यानी बच्चे को कौन सा पेशा अख्तियार करना है। पर्सनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि बच्चे को गाइड करना कि आप अपने खुद से बच्चा खुद से अपने अंदर तलाश करे, मैं मेरी डायरेक्शन दुरुस्त डायरेक्शन कौन सी है, और उस डायरेक्शन पर काम करे बच्चा, और उसी डायरेक्शन को लेके आगे चले। ये पर्सनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसमें यूं समझ लें कि साउंडिंग बोर्ड का किरदार होता है टीचर का, या जो गाइडेंस देता है बंदा, उसका साउंडिंग बोर्ड का, यानी वो कह रहा है कि आप अपने अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें उनको तलाश करें, आपके अंदर ये चीज़ है, इसको लेके चलें। तो वो बंदा अपने अंदर वो छुपी हुई चीज़ तलाश करता है जिसमें वो अच्छा है, और वो उसको लेके आगे चलता है। ये पर्सनल होता है। They have or can develop and as a form of systematic assistance whereby systematic assistance का मतलब है कि
उसको स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप जाता है आगे, दूसरे स्टेप पे उसको फिर गाइडेंस किया, तीसरे स्टेप पे फिर गाइड किया जाए, चौथे पे फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए। whereby students are aided in achieving satisfactory adjustment to school and in life। एडजस्टमेंट असल में जो सोशल गाइडेंस होती है ना, सोशल गाइडेंस है बीएस की एक है। सोशल गाइडेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी के साथ बच्चे को कैसे एडजस्टमेंट करनी है, वैल्यूज़ को कैसे देखना है, सोशल वैल्यूज़ को, उनके साथ अपने आप को कौन सी हैबिट्स अपनानी है जो माशरे के लिए सूटेबल है, माशरे में रहने के लिए जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं। तो आगे देखें, गाइडेंसेज एंड असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय ए कॉम्पिटेंट काउंसलर टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। यानी गाइडेंस ये है कि एक कॉम्पिटेंट काउंसलर, एक जो ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है, वो किसी भी बंदे को गाइड करता है कि वो उसकी अपनी लाइफ के मुतालिक गाइड करता है और उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उसको उसको ये बताता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लेकर तुम कैसे चल सकते हो और कैसे ये उसमें तुम कामयाब हो सकते हो। मेक्स हिज ओन डिसीजन, कैरियर्स ओन बर्डन। अच्छा, ये इसमें थोड़ा, ये हरमैन एंड एरिक्सन की डेफिनेशन है। तो इसमें जो काउंसलर और गाइडेंस देने वाला और जो काउंसलर है उनका किरदार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यानी यूँ समझ लें कि जो गाइडेंस देने वाला है ना, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि जो काउंसलर है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। इसमें थोड़ी मिली जुली गाइडेंस एंड काउंसलिंग की मिली जुली दोनों चीज़ें, ये आप ये याद रखिएगा। इसमें हो सकता है ये असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय ए कॉम्पिटेंट काउंसलर, तो ये हरमैन एंड एरिक्सन की है अगर ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में तो। अच्छा, आगे फॉर्म्स ऑफ गाइडेंस आया है। सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है और ग्रुप है। ओनली सिंगल पर्सन प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व लाइक कैरियर काउंसलिंग, फिनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल एडवाइस। गाइडेंस की एक इंडिविजुअल गाइडेंस है, यानी एक ही बंदे को गाइड करता है बंदा उसके किसी मसले को हल करने के लिए। जो ग्रुप गाइडेंस है वो है कि बहुत सारे लोगों का मसला इकट्ठा, तो एक ग्रुप का मसला हल करता है। यानी समझ लें कि जो बच्चे हैं, आप एक क्लास एक ग्रुप पे फर्ज कर लें, आपके सामने एक क्लास है, ग्रुप है, उनका कोई ऐसा इशू है जो सॉल्व बिहेवियर चेंज करने के लिए टीचर उनको बताता है कि आप लोग, मसलन बच्चे जो हैं वो उनका पहला जो पीरियड है उसमें रोल कॉल और ये सारा कुछ करने के बाद थोड़ा टाइम बचता है और बच्चे ठीक से वो लेक्चर ले नहीं पाते या लेट हो जाते हैं, तो उसमें टीचर गाइड करता है कि आप लोग स्कूल टाइम से 15 मिनट पहले आ जाएं। आपको ये टाइम जो है रोल कॉल और उसमें जो टाइम गुजरता है वो निकल जाएगा और आपका लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आपने ग्रुप का मसला सॉल्व किया गाइडेंस के ज़रिए टीचर ने। तो ये ग्रुप गाइडेंस होती है। यानी इंडिविजुअल गाइडेंस ये है कि एक बंदे को का मसला हल करने के लिए उसको गाइड करना, और ग्रुप गाइडेंस होती है ज़्यादा लोगों का मसला हल करने के लिए उनको गाइड करना। ये बहुत आसान है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई वो ज़्यादा डीप जाने वाली बात कोई नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ गाइडेंस है। गाइडेंस की क्या क्या टाइप्स हैं? एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे हम बात कर रहे थे, एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सोल्यूशन के लिए गाइड करना। मतलब एक, आप लोगों को साइंस पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ बच्चों को, कहता हूँ कि आप लोगों को साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल साइंस सब्जेक्ट्स की वैल्यू है। साइंस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ये ये एजुकेशनल गाइडेंस है। एजुकेशनल गाइडेंस ये भी है कि आप लोग जो है वो मेहनत से पढ़ें, ये भी एक किस्म की एजुकेशनल गाइडेंस है। मेहनत करें, ज़्यादा टाइम दें स्टडी को, एक बैलेंस टाइम टेबल बनाएं, बैलेंस कायम करें स्टडी में, और वो एंटरटेनमेंट जो आपकी रिक्रिएशनल आवर्स हैं उनके अंदर बैलेंस पैदा करें। ये सारी एजुकेशनल गाइडेंस है। जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस है वो एजुकेशनल गाइडेंस है। उसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस। उसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो चीज़ों का, वोकेशनल गाइडेंस के लिए दो चीज़ों को आपने सामने रखना है जो भी गाइडेंस देता है।
एक तो उसको जॉब जॉब एनालिसिस करे, उसको जॉब का पता हो कि बच्चों को मैं जिस जॉब की तरफ या किसी बंदे को जिस जॉब की तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिस गाइड कर रहा हूँ, उस जॉब के बारे में वो बंदा खुद से जानता हो। जॉब करे, कौन सी जॉब बेहतर है, कौन सी नहीं है एक बंदे के लिए। उसके बाद एप्टीट्यूड एनालिसिस है, यानी अब देखिए एक बंदा जो है वो नहीं कर सकता है काम, कोई भी जॉब है। एक बंदे से आप कहें कि आप जाओ एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, अब उस बंदे का उतना एप्टीट्यूड ना हो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जाके उधर काम करने का, तो उसको आप कहें कि नहीं आपने तो जाना ही उधर है, तो वो फिर गलत किस्म की वो गाइडेंस है। वो बल्कि गाइडेंस आप उसको कह नहीं सकते, आप उसको कह सकते हैं कि आपने उसको मिसगाइड कर दिया। वो उसका एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड के मुताबिक आपने करना है। उस बंदे को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब के लिए कैसा वाला एप्टीट्यूड चाहिए। उसके बाद उसके मुताबिक और उस एप्टीट्यूड के मुताबिक वो बच्चे को गाइड करे कि आपको ये वाली फील्ड चूज करनी चाहिए अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, या अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, या अपने वालदेन की खिदमत करने के लिए, जो भी कॉज है, या अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस है, इसका भी पहले हम बात कर चुके हैं कि पर्सनल गाइडेंस ये होती है कि बंदा किसी को टीचर जो है वो साउंडिंग बोर्ड का किरदार अदा करता है, या गाइडेंस देने वाला। अगला बंदा खुद ही अपने मसले का हल तलाश करता है और उसको खुद से हल करता है, यानी वो सिर्फ बताता है कि आप इसको हल करो, वो बंदा फिर खुद से उसको हल करता है। ये पर्सनल गाइडेंस। उसके बाद सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस का मतलब ये है कि सोसाइटी सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करनी है। असल में सोसाइटी के साथ आपकी कैसी एडजस्टमेंट होती है, यही बात आपकी पर्सनैलिटी शेप करती है। आप वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ के मुताबिक चलते हैं या नहीं चलते। आप सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स अपनाते हैं या नहीं अपनाते। अगर नहीं अपनाते तो आप सोसाइटी में मिसफिट हैं। अगर अपनाते हैं तो आपकी सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट है, आपकी पर्सनैलिटी रिफाइंड है। ये ये सोशल गाइडेंस है। इसमें सोशल गाइडेंस में बच्चों को, या जब जब हम स्कूल में बात करें तो बच्चों को स्कूल सिचुएशन में हम बच्चों को कहते हैं कि ये आपने चोरी नहीं करनी, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है, क्राइम है। आपने बच्चों को कहना है कि ये मुंह भर भर के आपने नहीं खाना ज्यादा, ये भी कोई देखेगा तो बुरा लगेगा, ये भी सोशली अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है, बुरा लगता है। आप बच्चों को मैनर सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, वालदेन के साथ आपने ऊंचा नहीं बोलना, ये बात सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें सोशल गाइडेंस में आती हैं। उसके बाद हेल्थ गाइडेंस है। हेल्थ गाइडेंस ये अमूमन डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट्स को देते हैं हेल्थ गाइडेंस। वैसे टीचर भी जो हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, जो साफ ज़ाहिर टीचर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ का बच्चों का पता होता है। मसलन टीचर जो है वो बच्चों को रोकता है कि आप कोक ना पिएं, इसके मुज़र असरात होते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो भी हेल्थ गाइडेंस देते हैं, ये वाली मेडिसिन खाएं तो आप ठीक रहेंगे, ये आप फलां चीज़ से परहेज़ करें तो आप ठीक रहेंगे। ये ये जो वो क्लिनिकल गाइडेंस है किस्म की है, जो डॉक्टर से मिलती है। बाकी किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, उससे जिनसे सेहत के मामला ठीक रहते हैं, ये हेल्थ गाइडेंस होती है। अब अगर हम गाइडेंस की बात करें अपने मुल्क के अंदर, जो हमारे स्कूल हैं या हमारे कॉलेजेस हैं, आमतौर पर स्कूल सतह की बात होती है हमारे यहाँ। ये छठी से लेकर 10वीं तक ये वो वाला फेज होता है जहाँ पर बच्चों को गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसी गाइडेंस की सहूलियात मौजूद हैं स्कूल के अंदर? आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे? हाँ, देखें, क्योंकि टीचर्स तो मौजूद हैं, तो टीचर्स तो गाइड करते हैं, लेकिन टीचर्स भी हमारे जो पाकिस्तान के इदारे ना मोस्टली जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसमें टीचर्स को भी बस ये होती है कि हमारे बच्चे पास हो जाएं, हमारा कोर्स कवर हो जाए। बच्चों को गाइड करना उन्होंने कि ये एप्टीट्यूड को देखना, जॉब एनालिसिस करना, ये वाला काम टीचर नहीं करते। टीचर को तो बस अपनी होती है कि ये बच्चे फेल हो गए तो मेरी इंक्रीमेंट कट जाएगी या मेरी इंक्वायरी लग जाएगी,
वो इस काम में बिजी रहते हैं और ये वाला काम कोई भी नहीं करता। तो ये जो गाइडेंस और काउंसलिंग है इसके लिए तो अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका काम सिर्फ बच्चों को गाइड करना हो उनके फ्यूचर के बारे में उनके पाथ के बारे में उनको उनकी देखे एप्टीट्यूड्स को देखे उनकी एबिलिटीज़ को देखे कि उनको कैसे पॉलिश करना है तो ये वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर जो है ना ऐसा क्यों है हमारे पास ये गाइडेंस की कमी क्यों है जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों इन ज़रूरतों को सामने नहीं लेके आ रहा क्या वजह है ये आप बताएं। इसकी क्या वजह है। यानी हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही डिफेक्टिव है आप ये कह रहे हैं इसके अलावा कोई वजह कोई और बंदा इसकी मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है कि हम लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है कि इस चीज़ की ज़रूरत है हम लोग रियलाइज ही नहीं करते। अब देखें हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं कोई बंदा पूछता है कि आपके पास कोई गाइडेंस है या काउंसलर है इधर स्कूल में आपके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को गाइड करते हो आप यही पूछते हैं जी आपके पास साइंस टीचर है आपके पास फर्नीचर है आपके पास वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में गए हैं या अच्छे स्कूल में ज़्यादा फीस वाले तो आपके पास एसी लगा हुआ है आपके पास ये आपका टाइम टेबल कैसा है आपके पास टीचर कितने क्वालिफाइड हैं ये चीज़ें पूछते हैं कभी किसी ने ये कभी भी नहीं पूछा कि आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला मौजूद है या कोई काउंसलर करियर काउंसलर मौजूद हैं क्योंकि हमें रियलाइजेशन ही नहीं है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। दूसरी एक और भी रीज़न है कि जो साइकोलॉजी हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना जो साइकोलॉजी के टीचर्स हैं या साइकोलॉजी वैसे तमाम टीचर्स के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जानना ज़रूरी है। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर्स ने पढ़ी होती है वो जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ी होती है उसकी प्रैक्टिकली कोई भी अप्लाई नहीं करता उसको। अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करें बच्चों की साइकोलॉजी को देखें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें तो फिर तो गाइडेंस की बहुत सारी सूरतें निकल आती हैं टीचर खुद से ही बहुत ज्यादा गाइड कर सकता है बच्चे को अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन बच्चे की देख सकता है तो उसके बाद जी 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 हाँ वही ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये इतना डिफेक्टिव है। अब देखें इंडिविजुअल डिफरेंस का एक 100 बच्चे की क्लास है तो इंडिविजुअल डिफरेंस का टीचर को कैसे पता चल सकता है। अब 100 बच्चों को अगर हर बच्चे को टीचर इंडिविजुअली देखे वो तो 10 बच्चों को देखते देखते पीरियड चला जाएगा और वो पढ़ा ही कुछ नहीं सकेगा। और हाँ और दूसरी बात ये है कि टीचर्स को इस सिलसिले में देखिए रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी होती है ये इंडक्शन ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स ये वो या कोई आप करिकुलम चेंज होता है तो उसके लिए वो रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं कि ये जी आप टीचर्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है हमारे मुल्क में कि आपको ट्रेनिंग दी गई हो टीचर्स को गाइडेंस वर्कर्स को या काउंसलर्स को ऐसा कभी नहीं होता। हाँ ऐसा कभी नहीं होता कोई गाइडेंस वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी होती कोई जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है काउंसलर्स के लिए बल्कि इनका कोई हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो कोई इनका अलग से इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया गया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जी गाइड किया जाता है जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इसके लिए जो टीचर का काम है बच्चों को उनका वो सब्जेक्ट उनका लेसन बता रहा है उसको पढ़ा रहा है समझा रहा है उनसे
प्रोजेक्ट बनवा रहा है, एक्टिविटी मेथड यूज कर रहा है, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहा है, ये टीचर का क्लासरूम सिचुएशन में काम है। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका काम ही बच्चों को गाइड करना हो या काउंसलिंग करना हो बच्चों का। उस, उसका एक अलग से उसके लिए टाइम मुख्तस हो स्कूलों के अंदर कि उस टाइम में बच्चों को गाइडेंस देनी है, उनके फ्यूचर से मुतल्लिक, उनके पाथ से मुतल्लिक, उनके ये आप लोगों में से कुछ लोग नए हैं, ये साइकोलॉजी की क्लास में मैं बता रहा था कि ये जो इसराइली है ना, इन्होंने यूजेनिक्स एक टर्म यूज होती है, ये बायोलॉजी वाले शायद समझते होंगे। वो ऐसा करते हैं कि वो एक सेहतमंद मर्द और या सेहतमंद मर्द या ज़हीन मर्द और सेहतमंद औरत या ज़हीन औरत, इन दोनों को लेके, यानी वो कहते हैं कि सेहतमंद भी हो मर्द और औरत और ज़हीन भी हो, तो उनकी शादी करवा देते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्टेट की मलकियत होते हैं, रियासत की मलकियत होते हैं। उनका वो देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा सेहतमंद है तो उसको सोल्जर बना देते हैं, कम ज़हीन है तो, और अगर बच्चा ज़हीन है तो उसको वो साइंटिस्ट बना देते हैं। और वो इतने, हाँ बताया था मैंने साइकोलॉजी की क्लास में, ये कुछ लोग नए भी हैं। तो उनका देखें पूरी दुनिया में उनके जो साइंटिस्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी पे में इसराइल पूरी दुनिया में छाया हुआ है, छोटी सी जगह पे है वो, थोड़े से लोग हैं, और वो पूरी दुनिया की इकॉनमी पे छाए हुए हैं अपने इस साइंटिफिक थॉट्स की बदौलत, इस अप्रोच की बदौलत, कि वो शुरू से बच्चे को उसी तरफ लेके चलते हैं, वो बचपन से ही, यानी हम कहते हैं ना जी, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चल रहा है कि जी 12 पढ़ ली हैं, 14 पढ़ ली हैं, 16 पढ़ ली हैं, चलें जी एमफिल भी कर लें, मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया, चलें अब थोड़ा सा है वो बीए, एफए, वो बीए एमए की जगह बीएस आ गया, वो अंधाधुंध, कोई पता नहीं कि आगे डायरेक्शन क्या लेनी है जी, ये कर लेंगे, बीएस के बाद टीचिंग की वो जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे, या बीएस केमिस्ट्री किया है तो किसी साइंटिफिक फर्म में जॉब कर लेंगे, या किसी फैक्ट्री में कर लेंगे, यानी ये हमारे सामने कोई पर्पस नहीं होता कि ये हमने ये एजुकेशन हम इस चीज के लिए हासिल कर रहे हैं। कोई बंदा एलएलबी कर रहा है, वो कहता है जी मैं ये जुडिशरी कर लूंगा या मैं लॉयर बन जाऊंगा, चलें, वो इंटर के बाद जाके तो उसने एक फील्ड चूज कर ली कि मैं या लॉ की तरफ जाऊंगा, जुडिशरी करूंगा, या वो कहता है मैं सीएसएस कर लूंगा, ये थोड़ा सा जाके इंटर के बाद उसकी शुरू हुई। अब अगर बच्चे को हम स्टार्ट से ही केजी से बच्चे को एक डायरेक्शन दे दें कि इस सिमत में काम करना है, आपने बच्चों को फर्ज कर लें वो आप कहते हैं कि हमने साइंटिस्ट बनाना है, तो फिर उनका फोकस जो है वो लगातार उसी साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ लगा रहेगा। आप सारी क्लासेस में उनको वही पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा वेल वर्स्ड होंगे उसमें। ये किसी का माइक ऑन है, अच्छा चलें, हम अब आगे देखते हैं काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस, ये गाइडेंस का हिस्सा है लेकिन ये थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड है, हार्ट ऑफ गाइडेंस है। ये यानी गाइडेंस का बहुत हार्ट है, सारी जो काउंसलिंग है वो ही दूसरे अल्फाज में गाइडेंस है, लेकिन गाइडेंस थोड़ी सी ब्रॉड है और काउंसलिंग जो है वो थोड़ी सी नैरो है। नैरो कैसे है कि काउंसलिंग में 1 to 1 बंदा अगले बंदे के जिसको मशवरा देना है, जिसको गाइड करना है, जिसको काउंसिल करना है, काउंसलिंग के मसाइल के बारे में इन डेप्थ जाके देखता है। अब गाइडेंस ये है, अब बच्चों को कहते हैं जी ये मेरी क्लास जो है ये बड़े अच्छे मार्क्स ले रही है, आप लोगों को मेडिकल में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आप एक ग्रुप को ये मशवरा दे रहे हैं। आप एक बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, एक बच्चे को अगर एक बच्चे की बात करें सिंगल की, एक बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, आपने देखा बच्चे के मार्क्स आ गए 1100 में से 1050 आ गए, आपने उसको कहना है जी आप जाओ ये मेडिकल की तरफ चले जाओ, मेडिकल में आप इतने अच्छे मार्क्स हैं, आपका स्कोप है मेडिकल में। अब जो ये गाइडेंस वाले ने तो ये कह दिया कि आप मेडिकल की तरफ जाओ, उसने गाइड कर दिया, ये गाइडेंस है। अब जो काउंसलर है वो देखेगा कि बच्चे के घर के हालात कैसे हैं, क्या बच्चा अफोर्ड कर सकता है मेडिकल की तालीम, या अब वो ये भी देखेगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा दरिया रावी के किनारे रहता है जहाँ से मेडिकल कॉलेज जो है वो
150-200 किलोमीटर के फासले पर है और वो वहाँ पे रिहायश भी वहाँ पे नहीं रख सकता, तो वो बच्चा कैसे पहुंचेगा? ये सारी चीजें देखेगा। ये सारे फैक्ट्स को, क्या बच्चे की सेहत ऐसी है कि वो ट्रेवल कर सकता हो, या बच्चे की सेहत ऐसी है कि वो वहां हॉस्टलाइज्ड हो सकता हो, ये सारी चीजें देखेगा काउंसलर। अब इन सारी चीजों को देख के उसका हल पेश करेगा कि आपके पास ये हल है, आपके पास इंटेलिजेंस तो है, अगर सेहत नहीं है तो उसका क्या हल है, फिजिक है यानी आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो ट्रेवल कर सके तो उसका क्या हल है, आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका क्या हल है, या आप बोर्डिंग नहीं कर सकते तो उसका क्या हल है। ये इन डेप्थ जाके काउंसलर देखेगा और वो उसके मुताबिक गाइड करेगा। गाइडेंस वाले ने तो कह दिया कि आप मेडिकल की तरफ चले जाओ, जबकि काउंसलर ने उसके सारे प्रॉब्लम्स को देख के उसको गाइड करना है, उसके प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ जाके सॉल्व करना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल learns about themselves and their present and possible future situations to make a substantial contribution to the society। हाँ, ये यानी वो उसमें बच्चे के प्रेजेंट को भी देखता है कि प्रेजेंट में बच्चे की क्या सूरत हाल है और उसको किस तरफ जाना चाहिए, और फ्यूचर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्ज कर लें आप एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फर्ज कर लें आपकी शादी जो है वो वालदैन की मर्जी से होती है। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा ही है कि शादी जो है वो वालदैन की मर्जी से लड़कों लड़कियों की होती है, वो आगे से बोलें तो उसको बड़ी बगावत समझा जाता है। तो अगर ऐसे बंदे को एक काउंसलर जो है वो उसकी सारी सिचुएशन को देखता है और उसको कहता है कि तुम अपनी मर्जी से शहर में जाके, कहीं वो गांव में रहता है, वो कहता है शहर में जाके किसी क्लास फेलो से शादी कर लो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो हो सकता है वो मार्जिनलाइज हो जाए अपने, वो सारी बिरादरी से, वालदैन उसको घर से निकाल दें, उनका वो लाइफ बर्बाद हो जाए, ये सारी चीजें। यानी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए जो मशवरा देना है वो उसकी सारी बैकग्राउंड को, जिसको आप मशवरा दे रहे हैं उसके बैकग्राउंड को सामने रख के, फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको सामने रख के मशवरा देना, ये काउंसलिंग है। Counseling is essentially a process in which the counselor assists the counselee to make interpretation of facts relating to a choice, plan or adjustment which he needs to make। ये ग्लेन एफ स्मिथ की डेफिनेशन है, उसमें वो कहता है कि वो फैक्ट्स जो हैं सारे वो उनको इंटरप्रेट करके खोल के बताता है जो काउंसलिंग करने वाला है, और उसके मुताबिक मशवरा देता है। ये अजान हो ले।
जी, ये आगे देखें। ये कार्ल रॉजर्स जो है उसने डिफाइन किया है काउंसलिंग को। काउंसलिंग में बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद द इंडिविजुअल हु एम्स टू ऑफर असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये यानी उसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है। जो काउंसलिंग है ना उसमें कॉन्टैक्ट जरूरी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट काउंसलर और काउंसली का। गाइडेंस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में ज़रूरी है कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो उस बंदे के साथ जो कि उनको असिस्टेंस फ्राहम कर रहा है, जो काउंसलिंग कर रहा है उसके साथ काउंसली का। और जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर हैं उनके चेंजेस का पता हो, यानी एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। जो है ना रिलेशनशिप, वो 1-to-1 रिलेशनशिप हो उनका। ये आगे देखें नेचर ऑफ काउंसलिंग। फेस टू फेस भी आप कह सकते हैं, फेस टू फेस या 1-to-1। ये इंडिविजुअल 1-to-1 हेल्पिंग रिलेशनशिप हो, ये नेचर ऑफ काउंसलिंग में आप नीचे देखें। दूसरा फेस टू फेस रिलेशनशिप हो। मेन फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल्स ग्रोथ, एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग नीड्स, यानी ये सारी जरूरतें पूरी करना, उसकी ग्रोथ के बारे में, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे उसके मसलों को सॉल्व करना है, डिसीजन। एक बंदा होता है ना वो डिसीजन नहीं कर सकता, तो एक बंदा थोड़ी सी उसकी हेल्प करता है, उसको सारे प्रोज एंड कन्स बताता है मिल के फेस टू फेस, वो एक डिसीजन लेने की कंडीशन में आ जाता है, उस पोजीशन में आ जाता है, उसमें उसकी हेल्प करना। प्रोफेशनल वर्क में कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट प्रोसेस, ये जो कॉन्फिडेंशियल होता है ये काउंसलिंग का प्रोसेस। गाइडेंस का प्रोसेस जो है ये नहीं होता कॉन्फिडेंशियल, इसको राज में रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन काउंसलिंग चूंकि इन डेप्थ होती है, इसमें अगर आप किसी के बारे में किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड का आपको पता होता है, उसकी बहुत सारी ऐसी बातों का पता होता है जो उसको मशवरा देने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसकी काउंसलिंग करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनको राज में रखना पड़ता है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है। पर्सनल मीटिंग होती है इसके बारे में। ये टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो है ये देखें, डायरेक्टिव काउंसलिंग है। डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर सेंटर्ड होती है। काउंसलर सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग ये क्या, काउंसलर जो है वो डायरेक्ट कर रहा है कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, और अगला बंदा जो है वो पैसे पे वो सुन रहा है कि ठीक है मैं ऐसे कर लूंगा या करूंगा या नहीं करूंगा, वो उसके जहन में वो सुन रहा है। ये विलियमसन ने पेश की डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये आपने नाम जरूर याद रखने क्योंकि एमसीक्यूज इनमें से ज्यादा बनते हैं इसके। डायरेक्टिव काउंसलिंग का कंसेप्ट जो है ये विलियमसन ने दिया। इसमें काउंसलर एक्टिव होता है, ये टाइम सेविंग होती है, यानी आगे से बहस तो होती कोई नहीं, अगला बंदा जो है वो अपनी राय तो पेश नहीं करता, वो तो कुछ कहता नहीं है, इसलिए वो एक ही बंदे ने कह दिया, काउंसलर ने कह दिया, उसने सुन लिया, टाइम सेव हो गया। काउंसलिंग दैट इज इंटेलेक्चुअल रादर देन इमोशनल, इसमें ये इंटेलेक्चुअल होती है, यानी दानिशवराना होती है। एक बंदा अपने तजर्बात से अपनी अपनी अक्ल के साथ अगले बंदे को मशवरा दे रहा है, उसमें इमोशंस का कोई नहीं है। उसमें ये नहीं है कि एक बंदा आगे से दुखी है तो वो इमोशनल उसके इमोशंस को देख के दे रहा है, या एक बंदा बहुत खुश है तो उसके इमोशंस को देख के उसको मशवरा दे रहा है, ऐसे नहीं है। ये जो उसके अपने विजडम के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से मशवरा दे रहा है, ये अथॉरिटेटिव है। यानी एक ही बंदा है, दूसरे की बात नहीं सुन रहा, अपनी मनवा रहा है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये है डायरेक्टिव काउंसलिंग। उसके बाद नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये काउंसली सेंटर्ड होती है। नॉन डायरेक्टिव का मतलब ये है कि अगले बंदे पे छोड़ देना कि वो फैसला करे, जिसको आप मशवरा दे रहे हैं उस पे छोड़ देना कि वो फैसला करे। ये कार्ल रॉजर ने पेश की थी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये कार्ल रॉजर इसका पायनियर था। इसमें क्लाइंट एक्टिव होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे को सुनती हैं। मशवरा देने वाला भी सुनता है और मशवरा लेने वाला भी सुनता है, दोनों एक दूसरे को आगे से बोलते भी हैं, बताते भी हैं। काउंसलिंग दैट इज इमोशनल, इसमें अगले बंदे के इमोशंस को देखते हैं, वो उसके इमोशंस को देखता है, वो उसके इमोशंस को देखता है, सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअलिटी नहीं झाड़ते। ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, अथॉरिटेटिव नहीं होती। सेल्फ डायरेक्ट का मतलब ये कि एक बंदा मशवरा दे रहा है, अगले बंदे को एनालिसिस करने का कह रहा है कि मैं ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है, अब तुम खुद फैसला करो, तो डायरेक्शन उसने खुद चूज करनी है।
जबकि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग उसमें तो वो कह रहा है कि नहीं ये वाली डायरेक्शन तुमने चूज करनी है, ये वाली करनी है। जबकि इसमें उसके अपने ऊपर है, ये मैंने फायदे बता दिए, ये मैंने नुकसान बता दिए दोनों के, एक इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, इसके ये नुकसान है। अब अगले बंदे ने खुद चूज करना है। उसके बाद है जी इक्लेक्टिव काउंसलिंग। ये कंबाइंड होती है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग, ये कंबाइंड है। मतलब कभी डायरेक्टिव और कभी नॉन डायरेक्टिव दोनों का जो इस्तेमाल है। कभी डायरेक्टिव काउंसलिंग कर रहा है तो उससे नॉन डायरेक्टिव में आ जाए, और नॉन डायरेक्टिव से यानी दोनों का मिलके काम करना। कभी एक बंदा जो है वो अथॉरिटेटिव दे रहा तुम ऐसे कर लो, और कभी कहता है कि तुम्हारी बात भी सुनता हूं, तुम क्या कह रहे हो। यूज मॉडरेट टाइम। इसमें मॉडरेट टाइम होता है बाज़ औक़ात, यानी ना तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है ना ही कम वक्त लगता है। ये डेमोक्रेटिक है, यानी इसमें हर बंदे की राय ली जाती है। बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, इसमें जब डायरेक्टिव है तो इंटेलेक्चुअल होती है, नॉन डायरेक्टिव होती है तो इमोशनल भी होती है। ये आगे इसमें थोड़ा डिफरेंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। ये मे बी गिवन इन ग्रुप्स, गाइडेंस ग्रुप में दी जा सकती है, अकेले भी दी जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग अकेले दी जाती है, गिवन इंडिविजुअली, ग्रुप में नहीं दी जाती काउंसलिंग। ये फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, गाइडेंस में नहीं जरूरी होता फेस टू फेस रिलेशनशिप, लेकिन जरूरी होता है काउंसलिंग में। टास्क ऑफ द गाइडेंस वर्कर इज नॉट एज सीरियस एज दैट ऑफ ए काउंसलर। टास्क ऑफ काउंसलर इज मोर सीरियस देन दैट ऑफ गाइडेंस वर्कर। हाँ, गाइडेंस वर्कर का काम इतना सीरियस नहीं होता, यानी उसने तो आम डायरेक्शन देनी है, अगले बंदे के हालात को उसने नहीं देखना, जबकि जो काउंसलर है उसने सारी चीजों को देखना है, उसका ज्यादा सीरियस काम होता है। कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज नॉट नीडेड। गाइडेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपका वो मजबूत रिश्ता हो, आपका दुआ सलाम अच्छा हो तो फिर आप गाइडेंस दें। गाइडेंस किसी को भी दी जा सकती है, बेशक ऐसे बंदे को भी जो जिसको आप नहीं जानते। जबकि जो काउंसलिंग है उसमें एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, कॉर्डियल सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप होना, यानी वो बंदा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, वो जरूरी है। अच्छा, नीड्स ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल डोमेन, यानी इनकी ज़रूरतें प्रोफेशनल डोमेन में या एजुकेशनल डोमेन में क्या हैं। हेल्प्स इन एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये हेल्प करती हैं एकेडमिक ग्रोथ में। हेल्प्स इन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल मेच्योरिटी, वो जो आपका पेशे का इंतखाब है या पेशे वो किसी मखसूस काम में आपने कैसे चलना है, उसकी उसमें पुख्ता कैसे होना है, उसमें हेल्प करती हैं। फैसिलिटेट एन इंडिविजुअल इन द राइट एजुकेशन एंड प्रोफेशन, वही बात है। ऑफर हेल्प टू हैंडल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सिचुएशंस। हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी आपने कैसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को लोगों से कैसे काम लेना है, उसमें हेल्प करती है। हेल्पिंग अडेप्ट इन चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, देखें एजुकेशन का कंसेप्ट चेंज हो रहा है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो रहा है, डिवेलप हो रहा है। हर आए दिन एजुकेशन का जो है वो कंसेप्ट डिवेलप हो रहा है। बेशक हमारे यहाँ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो स्टैटिक ही है कि जी एजुकेशन पढ़ना है और जॉब लेनी है, लेकिन देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड जिनके नज़दीक ये चेंज हो रहा है, तो उसमें उसके मुताबिक ढालने में मदद करता है। हेल्प्स इन प्रॉपर करियर चॉइस, करियर चॉइस में हेल्प करता है। राइट्स ऑफ काउंसलिंग, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय एथिकल कोड्स, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एपीए, एसीए, ये नीचे उनकी लिखे हुए हैं एब्रिविएशंस। अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस, एपीजीए अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन, एसीए अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, और एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये वो वाली एनजीओज हैं या एसोसिएशंस हैं जिन्होंने एक मॉरल कोड बनाया हुआ है, एथिकल कोड बनाए हुए हैं। उनके कोड्स जो हैं वो उनसे ये जो काउंसलिंग के राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी उनके कोड्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग है उसके ये वाले राइट्स हैं। तो ये इतना आपका था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का तारुफ, इंट्रोडक्शन। कल हम इसके जो क्रक्स पे हैं और कुछ क्वालिफाई वाले वो एमसीक्यूज पढ़ेंगे, और ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? जी, कौन कौन से छह हैं?
रियल टाइम। अच्छा, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या पहला वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? लियर, आगे। चलें, ये क्रक्स पे है ना? हाँ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक। और कोई? चलें जी ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।